SAFC कोई काम नहीं कर सकता। तो अभी उसका जो इम्पैक्ट्स हैं दोज आर येट टू बी डिटरमिन्ड। और कोई दिमाग में है सवाल तो बताएं टॉपिक का। चलें फिर स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। कोई सवाल हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि ना वो इसमें सवाल स्क्रीन पे नहीं आते, वापस आना पड़ता है। ठीक है जी। टॉपिक है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो वर्ड सिक्योरिटी कहाँ से ड्राइव हुआ, एक लैटिन वर्ड है सेक्यूरस, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम केयर। इट इज स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट। सिक्योरिटी का क्या मतलब है, ऐसी सूरत हाल जिसमें आपको ना कोई खतरा हो ना कोई थ्रेट हो। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले सिक्योरिटी के वर्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हम किन्हें कहते हैं, ऐसे चैलेंजेस और ऐसे थ्रेट्स जो कि एक चैलेंज पोज करें सर्वाइवल और वेल बीइंग ऑफ पीपल को एंड स्टेट्स फ्रॉम दोज अराइज प्राइमरली आउट ऑफ नॉन मिलिट्री और नॉन बिलिग्रेंट सोर्सेज। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ऐसे होते हैं जिसमें फोर्स का यूज नहीं होता, मिलिट्री का यूज नहीं होता, कोई एक्शन का यूज नहीं होता, कोई वायलेंस का यूज नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज आपको दिखने में तो कोई खतरा नहीं लग रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्लाइमेट चेंज का कि क्लाइमेट चेंज से इतने सारे लोगों की डेथ्स होती हैं। अगर आप देखें फ्लड्स को, पिछले साल 2022 में पाकिस्तान में फ्लड्स आए तो एनडीएमए के मुताबिक 1700 लोगों की डेथ हुई। इसी तरह इंडिया में साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हुई। तो क्लाइमेट चेंज में अफ्रीका में आप देखते हैं ड्राउट्स की वजह से डेथ होती है। तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा थ्रेट है जो कि नॉन ट्रेडिशनल है, मतलब नॉन बिलिग्रेंट है और नॉन मिलिट्री है, लेकिन वो स्टिल लोगों की सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्रॉस बॉर्डर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, गैसेस एमिशन, रिसोर्स डिप्लीशन, ये दोनों जो हैं क्लाइमेट चेंज के जुमरे में आ जाती हैं। फोर्थ वन है इन्फेक्शियस डिजीज लाइक डेंगू फीवर एंड एपिडेमिक। ये भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जिस तरह एक डेंगू का मच्छर छोटा सा होता है लेकिन वो अगले बंदे को, बड़े बड़ों को परेशान कर देता है। डेंगू फीवर को क्या कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर। मुझे अकाउंट वगैरह भेज दें। डेंगू फीवर को क्या कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर। तो वो इंसान के लिए बड़ा खतरा होता है। इसी तरह एपिडेमिक्स है, जिस तरह आप स्पेनिश फ्लू देख लें, इन्फ्लुएंजा देख लें, कोविड-19 देख लें। तो कोविड-19 आपको दिखने में ना उसमें कोई मिलिट्री एक्शन है ना कोई बिलिग्रेंट सोर्स है, लेकिन आप देखते हो कि यार कोविड-19 की वजह से कितने लाखों करोड़ों लोगों की डेथ हुई। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स आप देखें, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में आप देखो कोई गोली यूज नहीं होती, कोई बम यूज नहीं होता, थोड़ी सी जमीन हिलती है और इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसकी लेटेस्ट एग्जांपल्स आपको मिलेंगी अभी मोरक्को के अर्थक्वेक में, और 6 फेब को आया था अर्थक्वेक टर्की में। तो उन दो अर्थक्वेक की वजह से कितने ज्यादा लोगों की डेथ हुई आपको पता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लड्स एंड ड्राउट्स हैं, माइग्रेशन है, फूड शॉर्टेज है, लोगों की स्मगलिंग आप देखें। कितने सारे लोग बेहतर फ्यूचर के ख्वाब सजाए इटली जा रहे थे लिबिया से, तो उनकी शिप डूब गई। ड्रग ट्रैफिकिंग, अगर आप कराची में देखें, लाहौर में देखें, तो आजकल हर बच्चा ड्रग पी रहा है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग में और ड्रग यूज से क्या होता है कि ड्रग्स आपको, जाहिर सी बात है, कोई दिखने में तो खतरनाक चीज़ नहीं है ना, लेकिन जब आप उसे कंज्यूम करते हैं तो वो आपके दिमाग, सारे के सारे माइंड सेट को, सारे के सारे दिमाग को हिला के रख देती है। और बंदे का जब दिमाग हिला हो तो फिर वो कोई काम भी सही तरीके से नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास है जी हाइब्रिड वॉरफेयर, पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन। ये भी आपको पता है कि दीज आर द वेरी बिग चैलेंजेस टू द सर्वाइवल ऑफ वेल बीइंग। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ऐसे थ्रेट्स होते हैं जो कि आपको दिखने में लगे कि वो बिलिग्रेंट भी नहीं है और एग्रेसिव भी नहीं है, लेकिन स्टिल उनका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। ये मैंने एक आर्टिकल का लिंक आगे लगाया है, उसमें कायदों का एक कोट है, द वीक एंड द डिफेंसलेस इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड इनवाइट एग्रेशन फ्रॉम अदर्स। इस दुनिया में जो भी वीक है, जो भी फ्रेजाइल है, जो भी वल्नरेबल है, वो इनवाइट करता है एग्रेशन को बाकियों से। लोग उस पर जुल्म करते हैं। आपने देखा है गरीब आदमी पे हर बंदे की आवाज़ चलती है। एक अगर बाप अपने बेटे को मार रहा है तो वो बेटा छोटे भाई को मार रहा है। तो जिसके आगे जो चीज़ वीक है वो उसको उसके साथ ज्यादती कर रहा है। तो ये एक आर्टिकल है जिसमें आप समझेंगे कि पाकिस्तान को कौन कौन से ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, जिसमें टेररिज्म है, जिसमें राइज ऑफ रेडिकलिज्म है, जिसमें राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, जिसमें राइज ऑफ इलिटरेसी है, और कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज है, ड्रग स्मगलिंग है, ड्रग यूजेज है, लैक ऑफ टॉलरेंस इन पीपल है। तो इस आर्टिकल में आपको पता चलेगा। तो बात समझे कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ऐसे थ्रेट्स होते हैं जो कि आपको नॉन बिलिग्रेंट होते हैं, नॉन मिलिट्री, येट उनका जो नुकसान होता है वो आम ट्रेडिशनल थ्रेट से भी कई गुना ज्यादा होता है।
कॉजेज ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, कोई भी मुल्क है उसको कब कब खतरे होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की ऐसी कौन सी वजूहत होती हैं। पहला है गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत, और उसके बाद है बैड गवर्नेंस, पुअर मैनेजमेंट, वीक इकोनॉमी। ये सारे 5-6 मसले होंगे तो आप देखेंगे कि उस एरिया में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स किस तरीके से आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, अब इसके टाइप्स देखते हैं हम। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो आगे चीज आ रही है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी आए हुए पेपर में। नॉन स्टेट एक्टर्स, देखो नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका किसी स्टेट के साथ ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जो उनका एम होता है वो स्टेट के वाइटल इंटरेस्ट को हर्ट करना होता है। जिस तरह आप अलकायदा देखो, दइश देखो, दइश ये नहीं कहे कि मैं ईरान में बैठी हूँ, मैं सीरिया में बैठी हूँ, लेकिन दइश का मेन जो टारगेट होगा वो क्या होगा, किसी भी एक मुल्क के इंटरेस्ट को हर्ट करना। तो ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या चीज़ होती है कि वो स्टेट से उनका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो नुकसान किसको पहुंचाते हैं, स्टेट को। बात आपको समझ आ गई, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, जिनका ताल्लुक किसी स्टेट से नहीं है लेकिन उनका एम क्या है कि किसी स्टेट के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना। अब अगर आप देखो तहरीके तालिबान है, ये तालिबान है, वो ये नहीं कहेंगे हम सिर्फ अफगानिस्तान में, सीरिया में, पाकिस्तान में है। उनका ताल्लुक किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने, सऊदी अरब जाएंगे, ईरान जाएंगे, उनको नुकसान पहुंचाने। इसी तरह आप देखो अगर एक मूवमेंट है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, तो वो सिर्फ उज्बेकिस्तान में नहीं है, वो अफगानिस्तान में भी है, उज्बेकिस्तान में भी है, सीरिया में भी है, तजिकिस्तान में भी है, और उसका एम क्या है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, किसी और को। तो ये सारी चीजें, इसे क्या कहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स में मजीद जो है वो फिर 2-3 टाइप्स हैं। टाइप्स आपको बता देता हूँ यार। एक तो ये गूगल मीट पे ना बार बार आगे सबको एडमिट करना पड़ता है, ये बड़ा अजीब सीन है। ये BLA का क्या कह रहे हो यार आप, एक सेकंड यार। इकरा रानी, जल्दी आओ भाई रानी। मैसेज किसका है सर? वाटर स्केर्सिटी, वाटर स्केर्सिटी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, BLA इज नॉन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वाटर स्केर्सिटी इज अ बिग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, ये बल्कि आपने बहुत अच्छी चीज बताई है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट जब आते हैं वो अच्छे आर्ग्यूमेंट करते हैं। यार ये फिर कोई आ गया वाटर, क्या मजाक चल रहा है। ठीक है, इसमें नॉन टाइप्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से हैं? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, IGOs, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके 3 या 3 से ज़्यादा नेशन स्टेट्स उसके मेंबर होते हैं, और उनका कॉमन एजेंडा क्या होता है कि वो कलेक्टिव डिसीजन लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जिस तरह आप देख लो, UN है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान है, SCO है, उनका क्या टारगेट है कि 8-10 कंट्रीज को मिला के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। टेररिस्ट ग्रुप, इसमें दूसरा जो टाइप है वो है टेररिस्ट ग्रुप, जैसे अलकायदा है, दाइश है, इस्लामिक स्टेट ऑफ उज्बेकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस है। थर्ड है NGOs, NGOs होती हैं। और पाकिस्तान में कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं? कश्मीर पे जिनका फोकस है हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर हैं। सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं BLA, BRA, जो अभी आप में से किसी ने कमेंट में बताया था। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी। सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, जो आगे लेके चलते हैं आप, हज़ारा ग्रुप आप देख लें उसमें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं अलकायदा और दाइश। नेक्स्ट हम एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे कॉन्टेम्प्रेरी थ्रेट्स पे, कि दुनिया को इस टाइम कौन कौन से मजीद कॉन्टेम्प्रेरी थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। उन थ्रेट्स को हम एनालाइज करते हैं कि वो कौन से थ्रेट्स हैं और किस हिसाब से जो है वो दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आजकल सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ जो है वो कौन सी है। कॉन्टेम्प्रेरी थ्रेट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आप देखो साइबर इन्वेंशन, साइबर इंटरवेंशंस हैं, अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं, और फाउंडेशनल एलिमेंट्स जिसमें डेमोक्रेसी के ट्रस्ट है, ट्रुथ है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। देखो जो अनकंट्रोलेबल एंड एक्सेसिव डिजिटल डिसऑर्डर है ना, ये क्रिएट करता है सोशल फंक्शन को। तो दुनिया में आजकल जितने थ्रेट्स हैं बहुत सारे, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट आजकल क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही है टेक्नोलॉजी जो कि आपके माइंड को वॉश कर रही है। अगर सपोज आपको पहनने के लिए अच्छे जूते चाहिए, तो आप देखोगे, आप सिर्फ गूगल पे सर्च करोगे रनिंग शूज, तो आपके सामने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स आ जाएंगे रनिंग शूज की। तो AI आपके माइंड के साथ अलाइन होके आप जो सोच रहे होते हैं वो चीज आपके सामने ले आता है। जिस तरह दराज वाले कहते हैं अपनी सोच को दराज करो, तो आपकी सोच में जो होता है वो दराज पे सामने आ जाता है।
तो इस टाइम इंटरनेट पे वो इन्फॉर्मेशन जो कि बड़ी पावर्स आपको दिखाना चाहती हैं, इंटरनेट आपको वही इन्फॉर्मेशन दिखाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके माइंड वॉश होते हैं, और जो बिग डाटा कंपनीज हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो आपके माइंड को और आपके मूवमेंट को और आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो है ग्लांस एट अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ग्लांस एट पाकिस्तान डिजिटल स्पेस एंड वल्नरेबिलिटीज इन इट। किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसको समझना चाहिए कि उस चीज़ में पोटेंशियल क्या है, उस चीज़ की सूरत हाल क्या है। तो पाकिस्तान की अगर हम डिजिटल स्पेस को देखते हैं, उसकी सूरत हाल को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि पीटीए की एक फिगर है, उसके मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में 193 मिलियन, मतलब 19 करोड़ लोगों के पास कहीं ना कहीं फ़ोन है, यानी सिम्स हैं उनके पास। जिसमें से 123 मिलियन, 12 करोड़ 30 लाख के पास ब्रॉडबैंड है। उसके बाद 30 लाख के पास, 3 मिलियन के पास टेलीफोन सब्सक्राइबर हैं। और 126 मिलियन, मतलब 12 करोड़ 60 लाख लोगों के घर इंटरनेट लगा हुआ है। उसके बाद अगर आप ये फिगर देखो, फिगर यहाँ पे लिखी हुई है कि अराउंड 110 मिलियन यूनिक मोबाइल यूजर्स आर पेइंग एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स, बट पाकिस्तान नीज आर लायबल एज टैक्स शीट्स। आप ये देखो यार, तकरीबन 11 करोड़ लोग, 11 करोड़ लोगों से ज्यादा वो अपने फोन पे टैक्स दे रहे हैं। अगर मैं फोन पे एक 100 रुपए का लॉट कराता हूँ तो मुझे 25 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो फोन पे टैक्स देने वाले तकरीबन लोग हैं 11-12 करोड़। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स फाइल रिटर्न वाले हैं, वो कितने हैं, सिर्फ 33 लाख। तो ये हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही कि 11 करोड़ लोगों से आप टैक्स ले रहे हो मोबाइल पे, तो आप उनको क्यों नहीं सिस्टम में ला के उनसे प्रॉपर टैक्सेशन कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जो हमारी गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। और ये मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर क्यों बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतने लोग इंटरनेट, इतने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो फिर ही हम एनालाइज कर सकेंगे पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, पाकिस्तान में साइबर क्राइम क्या है, पाकिस्तान में टेलीडेंसिटी क्या है, पाकिस्तान में कितने लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर फ़ोन यूज़ होने वाला क्राइम हो सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक उसका मार्गला पेपर का लिंक अटैच किया, सोशल मीडिया एज ए थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, केस स्टडी ऑफ ट्विटर इन पाकिस्तान। इस पे इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल भी आ सकता है। ये आप देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर वो होते हैं कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास 2 करोड़ है, तो मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा इंक्यूबेशन सेंटर में। मैं कहूंगा यार मेरे पास 2 करोड़ है लेकिन मेरे पास आइडिया नहीं है कि मैं क्या बिजनेस करूँ, तो इंक्यूबेशन सेंटर मुझे और वो बंदा जिसके पास आइडिया है उसको मिलवाएगी। तो आप जैसे यंग स्टूडेंट है, जिस तरह इकरा है, उमेर है, या कोई और यहाँ पे है अवेलेबल, वो अपना आइडिया लेके आएंगे इंक्यूबेशन सेंटर में, और मैं 2 करोड़ पे लेके आऊंगा, तो मैं उनके आइडिया पे इन्वेस्ट करूंगा और हमारा मुल्क आगे जाएगा। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर्स और आईटी एक्सपोर्ट्स, ये हमारे मुल्क की फोकस है। उसके बारे में यहाँ मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स कितनी, 1.94 बिलियन। तो यहाँ पे मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपको ऐसे दिए हैं जो कि आपके काम आएंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की लोकेशन, सिटीज, पर्पसेस सारे यहाँ लिखे हैं। डिफाइनिंग नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले मैंने आपको बताया नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको थोड़ी सी आउटलुक दी कॉन्टेम्प्रेरी थ्रेट्स की। फिर मैंने आपको आउटलुक दी कि पाकिस्तान में कितने लोग डिजिटल सब्सक्राइबर हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का एक कोट है। नेपोलियन कहता है कि मैन विल फाइट हार्डर फॉर हिज इंटरेस्ट देन फॉर हिज राइट्स। तो इंसान जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए, जो उसे पसंद होती है चीज़, उसके लिए वो ज़्यादा लड़ता है और अपने हकूक़ को कभी कभी भूल जाता है। ठीक है जी। तो नेशनल वैल्यूज़ हमारे मुल्क में कौन सी है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, उस पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके बाद टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि हमारी जो टेरिटरी है वो कभी उसकी सॉवरेनिटी पे कोई हार्म ना आए, और हमारी टेरिटरी की जो इंटीग्रिटी है वो हमेशा इंटैक्ट रहे। सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, हमारे मुल्क की जो सालमियत है, हमारे मुल्क के डिसीजंस हैं, हमारे मुल्क की आज़ादी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे मुल्क का ये मंशूर है, ये नेशनल इंटरेस्ट है कि हमारे मुल्क में इक्तसादी और मुआशी तरक्की हो। एंड द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन, हर शहरी जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे। एंड रिमेन कमिटेड टू डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट, वेयर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि हर इंसान को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जाए, ताकि वो प्रोग्रेस करे हर एजुकेशन के लेवल पे और बाकी लेवल पे। हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी लोग हैं, इस दफ़ा मैं आपको आपके नाम से एड्रेस करने में थोड़ा नाकाम रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब रहा हूँ। बार बार सादिया आ रही है, वकार आ रहा है, मुबीन आ रहा है,
ये गूगल मीट पे पता नहीं किप्स वाले क्यों मीटिंग कर रहे हैं, इससे ना बहुत डिस्टरबेंस होती है। मतलब लेक्चर चल रहा होता है, एकदम से कोई आ जाता है। तो हमारे पास बुशरा है, उमर है, जिशान है, जुबैर है, जुनैरा है, इतने सारे जेड से लोग आ गए हैं। सर पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का हिस्सा है फ़ायदा, बिल्कुल है। ठीक है जी, ये गौर से सुनिएगा आप सब लोग कि हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर क्या है। आप सुनते होंगे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये क्या है? ये आज आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर क्या है कि इसमें वॉर, कंडक्ट ऑफ वॉर एंड टू कोइंसाइडिंग विद 17th सेंचुरी प्रिसाइजली विद द पीस ऑफ वेस्टफीलिया। एक वॉर हुई थी जिसे कहते हैं 30 ईयर वॉर, उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी जो बड़ी मशहूर है, जिसे कहते हैं पीस ऑफ वेस्टफेलिया। तो उसमें फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का यूज हुआ था, जिसमें स्टेट रिटेनिंग मोनोपोली ओवर कंडक्ट ऑफ वॉरफेयर। इसमें क्या होता है, सोल्जर विद टॉप डाउन डिसिप्लिन, द ट्रूप्स एडवांस स्लोली। ऐसी वॉरफेयर जिसमें सोल्जर्स लड़ाई करते हैं और अपनी ट्रूप्स को यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। तो आज से तकरीबन 300-400 साल पहले जो वॉर चल रही थी उसको क्या कहते थे, फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें सोल्जर्स फिजिकली अपनी गन से, अपने आर्म से, अपने एरोज से, अपने बाकी चीजों से लड़ते थे। सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर क्या है, ये वर्ल्ड वॉर वन के दौर में हुई। वर्ल्ड वॉर वन कब से कब तक हुई? 1914 से 1918 तक। तो वर्ल्ड वॉर वन में जो तरीका यूज हुआ उसे सेकंड जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। इसमें लीनियर फाइट एंड मूवमेंट आ गई, इनडायरेक्ट आर्टिलरी फाइट आ गई, यानी ये टैंक्स के जरिए फाइट आ गई, एंड बॉक डाउन इन ट्रिनिटी ऑफ ट्रेंच। ट्रिनिटी ऑफ ट्रेंच क्या है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे कहते हैं ट्रेंच वॉरफेयर भी कहते हैं। ट्रेंच वॉरफेयर के लोग अपनी नीचे गड्ढे खोद के उसमें छुप जाते थे, ट्रेंच वॉरफेयर। ये कब हुई है? वर्ल्ड वॉर वन में। ये देखें, ये ट्रेंच वॉरफेयर है, लोग इस तरह ये जगह खोद के यहाँ पे छुप जाते हैं ताकि किसी का अटैक ना हो, नीचे छोटे छोटे गार बना लेते हैं। तो सेकंड जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हमारे पास सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आया, जिसमें ट्रिनिटी ऑफ टेंच हुई, बार्ब्ड वायर एंड मशीन गन। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली बड़ी सिंपल हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको एक दफ़ा उसके ग्लिम्पसेस दिखा देता हूँ। बार्ब्ड वायर एंड, ये है बार्ब्ड वायर, ठीक है, ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? सेकंड जनरेशन वॉरफेयर। थर्ड जनरेशन वॉरफेयर पे आते हैं। इसमें हमने नई टेक्निक यूज़ की, मैनूवर एज टू अपोज मूवमेंट। इसमें हम टैंक्स को लेके आए, मोटराइज इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर कवर लेके आए, और मजीद हमारी कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स बेहतर हो गए। और इसमें हम जो बेहतरीन सिस्टम एक लेके आए वो था ब्लिट्जक्रीग, जिसे कहते हैं लाइटनिंग वॉरफेयर। ब्लिट्जक्रीग क्या होता है कि एक जहाज होता है जिसे कहते हैं लुफ्ट, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, जर्मन लुफ्टवाफे एयरप्लेन्स एंड, ठीक है, ऊपर से जहाज हमला करेगा, ये नीचे से जो है वो सोल्जर हमला करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें आपके पास एयर स्ट्राइक भी हो रहा है और लैंड स्ट्राइक भी हो रहा है। ये कब यूज हुई? वर्ल्ड वॉर टू में। फिर है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर प्री कोल्ड वॉर एरा में यूज हुई, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए, टेररिज्म आ गया, मतलब ये अलकायदा आ गई, दहिश आ गई कि आप किसी और को पैसे देके उससे अटैक कराओगे, सुसाइड बॉम्बिंग इसमें आ गई। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई हमारे पास? फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में, जिसमें तीनों लेवल पे वायलेंस होता है, फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे और मॉरल लेवल पे। और जो न्यूएस्ट इंटरेंट है वो कौन सा है? फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन काइनेटिक मीन्स यूज होते हैं, और प्राइमरली जो मेजर टेक्नोलॉजी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई है। अभी मैं आपके पास आऊंगा, बायोलॉजिकल वॉरफेयर आएंगी फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में, ठीक है, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में। कोई और सवाल है तो पूछें। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इन जनरेशन वॉरफेयर के बारे में कोई आपकी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें। पूछो जी बच्चों, सवाल पूछो। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 जनरेशन ऑफ वॉरफेयर आपको समझ आ गई हैं कि नहीं आई? काइंडली मुझे ये बता दीजिए ताकि मैं अंडरस्टैंड कर जाऊं एंड आई हैव द लिबर्टी टू मूव ऑन। तसव्वुर को तो आ गई हैं, उसके अलावा फायजा हैं, बुशरा हैं, और भी जितने लोग हैं। सर फिफ्थ जनरेशन, ओके ओके, सबको आगे समझ। देखें, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे तो अभी आपको समझ आ जाएगी।
Hybrid warfare is a blend of kinetic and non-kinetic actions to offset conventional power dynamics, including spreading disinformation, propaganda. एक और definition क्या है? Hybrid warfare is known as the process of employment of multiple avenues to hurt the enemy with all available kinetic and non-kinetic means of warfare into parallel or even contemporary pursuit of achieving goals. इसमें देखो जी बच्चों, जो मैं अब अल्फाज बोल रहा हूँ ना, गौर से समझना। हाइब्रिड वॉरफेयर ऐसी वॉरफेयर है जिसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एक्शंस दोनों यूज होते हैं। काइनेटिक एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें यूज ऑफ फोर्स होता है, जिस तरह टेररिज्म है, सुसाइड बॉम्बिंग है, किसी के ऊपर आप बम फेंक देते हैं, किसी के ऊपर आप टैंक से अटैक कर देते हैं, किसी पे आप प्रॉक्सी वॉरफेयर करवा देते हैं, आप कहते हैं कि बीएलए वाले पैसे लो और जाके इंडिया में अटैक करो। तो ये जो सारे के सारे हार्ड कोर एक्शन है ना, जिसमें काइनेटिक मेजर्स यूज होंगे, मतलब यूज ऑफ फोर्स होगा, इसे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक वॉरफेयर। नॉन काइनेटिक वो होगी जिसमें आपको फोर्स कोई नहीं नजर आएगी लेकिन वो नुकसान पहुंचाएगी। मतलब आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां गलत पेज बनाओ, लोगों को बुलाओ, उनके माइंड सेट को एक्सप्लॉइट करो। आप ट्विटर अकाउंट बनाओ, उसमें फेक इन्फॉर्मेशन डालो, लोगों के माइंड सेट को बदल दो। आप जो है वो स्कूल्स में गलत टीचर्स को भेजो, वो बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाएं, उनका सारा माइंडसेट डिस्टर्ब होते हैं। आप किसी के कंप्यूटर पे अटैक कर दो, उसको पता ही नहीं, उसका सारा डाटा उसका निकाल लो, तो वो परेशान हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? नॉन काइनेटिक, जिसमें यूज ऑफ फोर्स नहीं होता, और काइनेटिक वो जिसमें यूज ऑफ फोर्स होता है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर इज अ ब्लेंड, यानी मिक्सचर है काइनेटिक और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का। ठीक हो गया? आपको बड़ी डिटेल में मैंने समझा दिया। अब चार तरीके से हाइब्रिड वॉरफेयर होता है। एक है स्टेट क्राफ्ट, यानी स्टेट अपनी सारी पावर को यूज करती है, अपनी पुलिस को यूज करती है, अपने आर्मी को यूज करती है, बाकी सब चीज़ों टेक्नोलॉजिकल। इसमें हाइब्रिड वॉरफेयर मैं आपको बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजी यूज होती है, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई सिर्फ, यानी अगले बंदे पे आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह आपने देखा 9 मई का इंसिडेंट था, तो स्टेट ने फोर्स अप्लाई की लोगों पे जो निकले थे प्रोटेस्ट करने आर्मी के खिलाफ। उसके बाद है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल तरीके वही हैं जो आम तौर पे यूज होते हैं। ठीक है जी। अ complex example of hybrid warfare would be Russian annexation of Crimea in 2014. This involved use of military force, propaganda, cyber attack. तो लो जी, हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे थे, हमारे पास उसकी मिसाल भी आ गई। 2014 में जो क्रीमिया एक यूक्रेन का पोर्शन है, उस पे रशिया ने कब्जा कर लिया। तो रशिया ने जब कब्जा किया तो ये कौन सी वॉरफेयर थी? हाइब्रिड वॉरफेयर। रशिया ने वहां पे साइबर अटैक्स भी किए, प्रोपेगेंडा भी किया, और साथ साथ मिलिट्री फोर्स को भी यूज किया। तो ब्लेंड हो गया काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एक्शंस का। तो हमने क्या कहा चाहिए? हाइब्रिड वॉरफेयर एक्शन में आ गई है। समझ आ गई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई एज सच मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इज कंडक्टेड प्राइमरली थ्रू नॉन काइनेटिक, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है, साइबर अटैक्स हैं, मतलब ऐसे एक्शन जो कि नॉन काइनेटिक है, जिसमें कोई फोर्स का यूज नहीं हो रहा था। और उसमें आप नैरेटिव कंट्रोल करते हो, साइबर अटैक्स होते हैं, यूज ऑफ अनोनिमस मिलिशियाज, ऐसे मिलिशियाज, ऐसे मिलिट्री एक्शन जो कि अनोनिमस होते हैं। मतलब आप ब्लैक वेब पे गए, वहां आपने किसी को $5,000 दिया, आपने कहा इस बंदे को मारना है, तो उन्होंने मार दिया, एनोनिमस सब कुछ होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप डार्क वेब पे गए, आपने किसी को $1,000 दिया, आपने कहा यार ये कंप्यूटर का सिस्टम है, इसे हैक करना है, उसने कर दिया। इरेगुलर फोर्सेस, क्लैंडस्टाइन सप्लाईज। क्लैंडस्टाइन का क्या मतलब होता है? सीक्रेट और हिडन। एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू रेबल्स और गवर्नमेंट, जिस तरह अफगानिस्तान में होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स, हैज इंक्रीज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। देखो, अब अगर आप वॉर करोगे ना, पाकिस्तान है, इंडिया, इसराइल है, चाइना है, अमेरिका है, वो कहते हैं हम एक दूसरे से वॉर करेंगे। तो हर कंट्री के पास, आपको पता है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वॉर का होना अब पॉसिबल नहीं है। तो अब जो वॉर की डायमेंशन है वो सिर्फ क्या पॉसिबल रही है? हाइब्रिड वॉरफेयर, कि जिसमें आप अपनी एनिमी को इम्पेक्ट करें, अपनी एनिमी को हर्ट करें साइकोलॉजिकली, मॉरली, और थ्रू नॉन काइनेटिक एक्शंस। बात समझ आ गई? न्यूक्लियर वेपन्स के आने की वजह से कन्वेंशनल वॉर का सिस्टम खत्म हो गया। तो अब जो वॉर बच गई है वो है हाइब्रिड वॉरफेयर। ठीक हो गया जी। ये हाइब्रिड वॉरफेयर की एग्जांपल है कि वर्ड कहाँ से निकला। ये पहली दफ़ा यूज़ की थी हिजबुल्ला ने। हिजबुल्ला एक इस्लामिक शिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेस्ड है लेबनान में। तो उन्होंने क्या यूज़ किया जी? 2006 में लेबनान इसराइल वॉर। तो इसमें फर्स्ट टाइम हाइब्रिड वॉरफेयर थी कि साइकोलॉजिकल थ्रेट्स भी थे, टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स भी थे, और कन्वेंशनल थ्रेट्स भी थे ऑन ग्राउंड अटैक्स की सूरत में।
तो ये वर्ड फर्स्ट टाइम किसने इन्वेंट किया? फ्रैंक हुफमैन ने, और इसने उसको नाम दिया हाइब्रिड थ्रेट या हाइब्रिड वॉरफेयर। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिड वॉरफेयर या हाइब्रिड थ्रेट का वर्ड पहली दफा कब आया, तो आप बोलोगे 2006 में। आपसे पूछा जाएगा कौन लाया, आप कहोगे सर फरहान ने बताया था, फ्रैंक हॉफमैन लेके आया। आगे बुक का रेफरेंस है, ये एक बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर है, इसमें हाइब्रिड वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एंड फॉल्ट लाइंस इन पाकिस्तान। ये आप एक रिसर्च पेपर पढ़ोगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, और ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से यूज हो रहे हैं, एंड व्हाट एक्शंस कैन पाकिस्तान कैन टेक इन दिस रिगार्ड टू कॉप अप विद दिस। तो ये आप लाजमी पढ़िएगा। ये पढ़ाकू बच्चों के लिए मैं लेक्चर्स देता हूँ, जिसमें मैं इतना कंटेंट देता हूँ, इतने आर्टिकल्स का लिंक देता हूँ, ताकि आप पढ़ें, मेहनत करें और कामयाब हों। Why is it used a special focus study of Pakistan? अब बात यह है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ क्यों यूज किया जाता है, या ओवरऑल हाइब्रिड वॉरफेयर हो क्यों रही है। अगेन बता रहा हूँ कि हाइब्रिड वॉरफेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट पेपर में इस पर बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए आसानी से यूज हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं। अगर आप किसी कमजोर बंदे को देखो ना तो आप उसके ऊपर फोर्स यूज करते हो। अगर आप अपने से छोटे कद के बंदे को देखो तो आप कहते हो यार मेरा तो बड़ा कद है, मैं जानदार हूँ, वो आपके सामने छोटा हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी को कंफ्यूज देखो तो आप कहते हो यार ये कंफ्यूज है तो मैं उसका फायदा उठाऊं। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ वीकनेसेस हैं जिसका पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। पहली वीकनेस है पाकिस्तान में आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो इलामा इकबाल कहते हैं यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। तो हमारी पाकिस्तान में आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा स्प्लिट अपार्ट हैं। हम ये नहीं कहते हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने एथनिसिटी को ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं पंजाबी हूँ, आप पठान हो, मैं पंजाब से हूँ, आप सिंध से हो, तो हम इन चक्करों में पड़ते हैं। एथनिक एंड सेक्टेरियन डिवाइड, शिया सुन्नी की आप लड़ाई आपको पता है कितनी पुरानी चल रही है। अनइक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, किसी भी मुल्क में जुल्म उस टाइम स्टार्ट होता है जब अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा होता है और गरीब को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, जिसे हम कैपिटलिज्म का सिस्टम कहते हैं। तो जब आप ऐसे मुल्क में रहोगे जहाँ पे गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा, उन्हें आटा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, और एक अमीर टिम हॉर्टन की कॉफ़ी पीने के लिए लाहौर की लाइन में लगेगा, तो इस मुल्क में आप कभी तरक्की नहीं पा सकते। कि दोनों जगह लाइनें लगी हुई हैं, एक जगह अमीर की लाइन है, एक जगह गरीब की लाइन है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है इस टाइम पाकिस्तान का, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यार आप में से किसी के माइक ऑन है और वो ना शोर आ रहा है उससे, तो आप अवॉइड किया करें। आप सब मेच्योर लोग हैं, सबकी 24-25 से ऊपर एज होती है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप कोई ऐसी हरकत करें जो कि क्लास के डेकोरम को ख़राब करे। तो यू मस्ट मेक श्योर कि कोई किसी की तरफ से नॉइस ना हो रही हो। उसके बाद जो अगला इशू है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसको कहते हैं सियासी इस्तेकाम की कमी। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से बाकी स्टेट्स को मौका मिलता है हमें हर्ट करने का। जिस तरह मोदी कहता है हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद लड़ेगा। तो उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पॉलिटिशियंस आपस में खुद लड़ रहे हैं, तो किसी को ज़रूरत ही नहीं हमें बाहर से आगे लड़वाने की। वीक और नॉन फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस, एक बुक है वाई नेशंस फेल, तो उसमें ऑथर कहते हैं कि किसी भी मुल्क की कामयाबी में 50% किरदार उसके इंस्टीट्यूशंस का होता है। इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव होंगे, जिस तरह सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है, थाईलैंड है, चाइना है, अमेरिका है, इटली है। इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे इंक्लूसिव हैं, गरीब और अमीर को मिला के चलते हैं, तो वो मुल्क कामयाब हैं। उसके अलावा कुछ मुल्क हैं जिनमें इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूसिव हैं, जिस तरह अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, यमन है, सीरिया है, सूडान है, कॉन्गो है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन सिर्फ अमीरों को फोकस करते हैं। आपने कभी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी गरीब आदमी को इंसाफ मिला हो? पीएमएस 2020 में हमारे कोटे का मसला था साउथ पंजाब का, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, जज ने सुना ही नहीं। और यहाँ पॉलिटिशियन थोड़ा बीमार हो जाए, इमरान खान के निकाह पे यहाँ पे केस चल रहे होते हैं। तो ऐसा मुल्क जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अमीरों को फोकस करेंगे, गरीबों को नहीं करेंगे, तो वो मुल्क फिर बाकी दुनिया के लिए वर्नरेबल होगा, अटैक करेगी सारी दुनिया। उन्हें पता होगा यार इनके इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, एफआईए है, नैब है, पुलिस है, ये अपने लोगों को ही नहीं प्रोटेक्ट कर सक रहे, तो ये बाहर से अटैक को क्या रोक पाएंगे। उसके बाद ऑब्वियसली पुअर गवर्नेंस और हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं उसकी वजह से। सम ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, पहले आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसकी वजह से हाइब्रिड वॉरफेयर हो रही है। अब ये बता रहा हूँ कि अगर एनिमी पाकिस्तान पे हाइब्रिड वॉरफेयर कर रही है तो उसका मुद्दा क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस तरह आप मेरे से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने करंट अफेयर में, पाक अफेयर में अच्छे नंबर लेने हैं, और लार्जर विजन क्या है कि आपने सीएसपी बनना है या पीएमएस ऑफिसर बनना है, अपनी नॉलेज को, इंटेलेक्चुअल लेवल को आपने बूस्ट करना है। तो इसी तरह कोई भी दूसरी स्टेट के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर करती है
तो उसका एजेंडा और उसका टारगेट क्या होता है, इसको अभी हम देखते हैं। ठीक है जी। आ, बात आपको क्लियर हो गई? मैंने सबको म्यूट कर दिया क्योंकि आपकी आवाज आना बंद नहीं हो रही थी। पहला टारगेट जो है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉज रीजनल और इंटरनेशनल आइसोलेशन, कि आप उस मुल्क को रीजन में और इंटरनेशनली आइसोलेट कर दो, उस कंट्री के इकोनॉमी को इफेक्ट करो, वहां पे रजीम चेंज करके ऐसे रूलर्स लेके आओ जो कि आपके इंटरेस्ट को आगे लेके चलें। मेक द स्टेट प्लाइंट। प्लाइंट ऐसा होता है कि आप किसी को मोहताज कर दो, वीक कर दो, कि आप उसे जो बात कहो वो मान ले। इन्फ्लुएंस पीपल थ्रू प्रोपेगेंडा एंड मीडिया कैंपेन। इसमें मैं आपको पढ़ाता होता हूँ अक्सर के इंडिया की फेक एनजीओज हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब ने 750 फेक एनजीओज रिवील की। सर्विस्टा ग्रुप उसे चला रहा है, 15 हैंडल्स थे और हर हैंडल के अंदर 1298 अकाउंट्स थे। तो तकरीबन 19-20 हज़ार ट्विटर अकाउंट ऐसे थे जो कि प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के इमेज को मिलाइन कर रहे थे। प्रमोट एक्सट्रीमिज्म। उस मुल्क में आप लोगों में जज्बातीपन को प्रमोट करो, लोगों में लासानी और एथनिक डिविजन्स को प्रमोट करें, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को आप फ्यूल अप करें, कि लोगों को कहो कि यार शिया सुन्नी आपस में लड़ो, इस मुल्क को तबाह करो। उससे इफेक्ट क्या होता है? पहले मैंने आपको क्या बताया कि वल्नरेबिलिटीज क्या है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं पाकिस्तान पे, हाइब्रिड वॉरफेयर के इम्पैक्ट्स क्या हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी आ रही है, डिमोरलाइजेशन आ रही है, हाई कॉस्ट ऑफ मैन एंड मटीरियल। हाइब्रिड वॉरफेयर को यूज़ क्यों करते हैं कि अगर आप जंगी सामान को लेके जाएं, आपने इंडिया पे अटैक करना है, तो आपको सोल्जर्स, उनका यूनिफॉर्म, उनके गन, उनका खाना, फ्यूल सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, उनके लिए शेल्टर अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंडिया को नुकसान पहुंचाना है, आप हाइब्रिड वॉरफेयर करो, आप अलकायदा को, किसी और को फंडिंग दो, वो जाके इंडिया में अटैक करे, या आप इंटरनेट के थ्रू उन पे अटैक कर सकते हो। तो हाइब्रिड वॉरफेयर क्यों यूज होती है? इसमें कॉस्ट ऑफ मैन और मटेरियल बहुत ज्यादा कम है, इसकी वजह से हाइब्रिड वॉरफेयर का यूज बढ़ गया है। एम्बिगुइटी एंड डिनायबिलिटी व्हिच मींस नो फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन। अब जिस तरह चाइनीज पे अटैक हुआ वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटीज में, तो किसी ने भी उसे क्लेम नहीं किया। बाद में BLA BRA का थोड़ा सा नाम आया। तो हाइब्रिड वॉरफेयर जब आप करते हो तो उसमें एम्बिगुइटी होती है, और एम्बिगुइटी होती है और डिनाबिलिटी। आप कहते हो भाई ये अटैक मैंने तो किया नहीं, मुझे क्या पता ये किसने किया, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो अपनी मस्ती में था। तो ये ऐसा है कि इसकी वजह से आप पकड़े नहीं जा सकते। न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से वॉरफेयर का खत्म हो गया प्रोस्पेक्ट, और पाकिस्तान को इकोनॉमिक और पॉलिटिकली अनस्टेबल रखने के लिए ये पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? अब है कि हाउ डज इंडिया यूज स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया किस तरह यूज कर रहा है, प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा है। ये मैंने आगे रिपोर्ट लिख दी है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये सारी जो अभी चीजें आपको बताई हैं, एनजीओ उनके नाम वगैरह। उसके बाद फंडिंग ऑफ ट्रेनिंग सेपरेटिस्ट मिलिशियाज। इंडिया जो है ये BLA BRA इन्हें पैसे दे के पाकिस्तान के खिलाफ अटैक कराता है। इकोनॉमिक सबवर्जन, FATF है, IMF है। ये देखो पाकिस्तान में इतना पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो IMF पाकिस्तान पे जुल्म करता है। मतलब ये भी हाइब्रिड वॉरफेयर है ना, कि आप इकोनॉमिकली अगले मुल्क को इतना मोहताज कर दो कि आप उससे अपनी बातें मनवाओ। IMF देखो, FATF देखो, ग्रे लिस्ट में डाल दिया उसने। UN वर्किंग ग्रुप ऑन इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। पाकिस्तान में आपने सुना होगा इतने सारे लोग गायब हो जाते हैं, वो भी एक बड़ा इशू है, उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के खिलाफ। तो ये भी एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है। इंटरनेशनली इंडिया नैरेटिव वन बिल्ड कर रहा है कि कश्मीरी मुसलमान जो हैं वो कश्मीरी मुसलमान ये समझेंगे पाकिस्तान इज फेल्ड स्टेट, और पाकिस्तान उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, और इंडियन मुसलमान बांग्लादेश पाकिस्तानियों से बेहतर हैं। और 7वें पॉइंट पे ये कि इंडिया हाइब्रिड वॉरफेयर करके ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, और पाकिस्तान जो है वो पीस नहीं चाहता। पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है, पाकिस्तान पीस नहीं लेकर चलता। पोर्ट्रेयल दैट पाकिस्तान डिफेंस स्पेंडिंग इज इलॉजिकल। कहा जाता है जी हमारी आर्मी की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो 80% है। ये इलॉजिकल सी बात है, इतना नहीं है। हमारे बजट का पोर्शन आर्मी को बहुत कम जाता है। तो ये आर्मी का, एनिमी का प्रोपेगेंडा है। एक्सप्लॉइटिंग पाकिस्तान फॉल्ट लाइंस, जो हमारी जगह हैं जहाँ पे हमें अटैक हो सकता है, जो वीक एरियाज हैं लाइक बलोचिस्तान और CPAC, उन पे अटैक होता है। तालिबान को लिंक कर देते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। जो पाकिस्तानी कश्मीरी फाइटर हैं उन्हें कहते हैं टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान को कहते हैं जी आप तालिबान को पनाहगाहें देते हैं। तो ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो कि इंडिया लगाता है। इलेक्टोरल इंजीनियरिंग, जिसमें आप देखते हो कि इलेक्शंस में ये जो सारी धांधली और मैनिपुलेशन होती है। साइबर रेटलिंग, अ साइकोलॉजिकल थ्रेट।
इंडिया क्या करता है, बॉर्डर पे लेटेस्ट डिफेंस लेके आता है, लेटेस्ट मिसाइल्स लेके आता है, उनको एक्टिव रखता है, साइकोलॉजिकली आर्मी को पाकिस्तान की परेशान रखता है कि भाई हम आप पे किसी भी टाइम अटैक कर देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइबर रेटलिंग। और ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक हिस्सा है, जिसमें आप अपनी एनिमी को, अपने काउंटर पार्ट को परेशान रखते हो कि हम किसी भी टाइम आप पे अटैक कर देंगे। थ्रेट ऑफ लॉफेयर, जिस तरह आपने देखा कि कश्मीर का वो स्टेटस था, उसे खत्म कर दिया। क्वांटम कंप्यूटिंग से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरे हैं, इसके बारे में आर्टिकल देखा है। इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है कि कश्मीरी इसके टर्म में पाकिस्तान का स्टांस वीक हो गया, सियाचिन और सर क्रीक के इशू पे हम सही तरीके से डील नहीं कर सके, और सिक्योरिटी थ्रेट्स होने की वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस पे लग जाता है, जिससे इकॉनमी पे इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता। इलेक्शंस हमारे मैनिपुलेट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट एंड अल्टीमेटम कल्चर, आप दूसरे दिन देखते हैं कि एक बंदा निकलता है सड़क पे, वो कहता है महंगाई मुकाओ, ये करो वो करो, सड़कें बंद कर देते हैं, धरने दे देते हैं। और लास्टली जो है वो है मिसट्रस्ट टुवर्ड स्टेट, कि आप इन सब एक्शंस को करके एक स्टेट की जो इमेज है उसको मिसट्रस्ट कर देते हो। कि आप देखो कि अब हर पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर यूनिवर्सिटी का बच्चा ये कहता है कि यार मैंने मुल्क छोड़ के जाना है, ये हमारा वतन है जहाँ हम पैदा हुए हैं, और आप जहाँ भी दुनिया में चले जाएं आप हमेशा पाकिस्तानी रहेंगे। लेकिन इस टाइम हर पाकिस्तानी का ख्वाब है अमेरिकन सिटीजन बनना, यूके का सिटीजन बनना। क्यों? क्योंकि हमारी स्टेट की जानिब से अनफॉर्चुनेटली एक मिसट्रस्ट डेवलप हुआ। हमारी यूथ ये समझती है कि आने वाले 10-15 साल में पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर का कमाल है कि पाकिस्तान को हम समझ गए कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। ये माना कि कुछ मजबूरियां हैं, कुछ हालात बुरे हैं, लेकिन इतने हालात बुरे नहीं है कि आप अपने मुल्क को छोड़ के चले जाएं। हर बंदा मुल्क को छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे रहेगा कौन? यहाँ पे आगे लिखा हुआ है स्टेट कैन रिकवर फ्रॉम फिजिकल डैमेज, जिस तरह जापान था, लेकिन साइकोलॉजिकल डैमेज से निकलना मुश्किल है। तो अगर जापान था, जर्मनी था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तबाह हो गए, लेकिन वो उस डैमेज से निकल आए। अगर कोई स्टेट साइकोलॉजिकली तबाह हो रही है तो उसका उस डैमेज से निकलना बड़ा मुश्किल है, और पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है, एक अच्छी वेल कैलिब्रेटेड स्ट्रेटजी लेके आए हाइब्रिड वॉरफेयर के अगेंस्ट, गुड गवर्नेंस लेके आए, मल्टीलैटरलिज्म लेके आए, इंडिया के जो एक नैरेटिव है उसका काउंटर नैरेटिव लाए कि यार ये पाकिस्तान अगर टेररिज्म सपोज कर भी रहा है तो टेररिज्म एंड टॉक्स इन गो साइड बाय साइड। इंडिया कहता है कि टेररिज्म और टॉक्स नहीं हो सकती। अगर आप देखो वर्ल्ड वॉर 2 में 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई, लेकिन वहाँ येल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई, तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई। तो जब भी कोई लड़ाई होती है उसका सोल्यूशन बातचीत से निकलता है ना। आप ये तो नहीं कहते कि मेरा दुश्मन है, मुझसे लड़ेगा तो मैं कभी भी इससे बात नहीं करूंगा। तो आपने इसका एक काउंटर नैरेटिव बनाना है। आपने अपना एक अच्छा न्यूज़ चैनल बनाना है, जिस तरह टर्की का TRT वर्ल्ड है, कतर का अल जजीरा है, इंग्लैंड का BBC है, अमेरिका का CNN है, चाइना का CNBC है। तो इस तरह से आपने एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल बनाना है जो पाकिस्तान की इमेज को बेहतर प्रमोट करे। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, रॉ, NDS, CIA, मोसाद, ये जो पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ कर रही है, इसे आपने रोकना है, अपने PTV को बेहतर बताना है। नेक्स्ट आपने रेडिकलाइजेशन को रोकना है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को काउंटर करना है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, और पेमरा का रोल और PTA का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द रोल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। यहाँ पे मैंने एक बुक का रेफरेंस लगाया, वॉर ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर 21st सेंचुरी ग्रेट पावर। इसमें आप आर्टिकल में, इस बुक रेफरेंस में ये पढ़ोगे कि आने वाले वक्त में जो वॉर का पैटर्न है वो चेंज होकर हाइब्रिड वॉरफेयर पर शिफ्ट हो गया। उसके अलावा एक और बुक का मैंने लगाया कि यहाँ पे अनेबलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान, ये वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन है, पेज नंबर 56 से 59, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा गूगल ड्राइव में। इसमें आप देखोगे कि पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको हम किस तरीके से अनेबल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आगे टॉपिक है ना, साइबर क्राइम, दिस इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो आप क्रिमिनोलॉजी में से डिटेल से पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर में इस पर सवाल नहीं आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, ताकि कल को आपको जब भी जरूरत पड़े हाइब्रिड वॉरफेयर पे, साइबर क्राइम पे, तो आपका मटेरियल हो। और ये आर्टिकल लाजमी पढ़ने हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। आर्टिकल का नाम है नेशनल AI पॉलिसी इंपेरेटिव फॉर पाकिस्तान। ठीक है, ये आर्टिकल्स आपने लाजमी पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस एंड स्टडी ऑफ वेरियस केस स्टडीज। जिस तरह आप देखो सिंगापुर है, चाइना है, थाईलैंड है, वो ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं। आप पब्लिक एड पढ़ोगे, इस पे ऐसे भी आ सकते हैं कि ई गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंस है, डिजिटल पे एप्स, पंजाब पे एप्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से एक सिटीजन गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से अलाइन हो सकता है। ये बाकी आप खातून्स के लिए है, इकरा हैं, जोया हैं, तसव्वुर हैं,
कि इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन डिजिटल इकोनॉमी, के डिजिटल इकोनॉमी में खातून का क्या किरदार है। एरा ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक्सप्लेन, कि आज का दौर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का है। जो भी अटैक होगा वो सोशल मीडिया के जरिए होगा, वो साइबर स्पेस के जरिए होगा। कि किस तरह से ये दौर जो है वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का है, उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं कि मिलिटरलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर रेवोल्यूशनाइजिंग मिलिट्री अफेयर्स, हाउ शुड पाकिस्तान कॉम्बैट फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। इसका पूरा जवाब मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जो सजेशंस आपको अभी पढ़ाई हैं 20-25, वो ये आप लिख सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स पे सवाल है, फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था कंप्लीट हो गया। इसको हम अभी डाउनलोड करते हैं और फिर आपको भेजते हैं। इसका नाम हम रखते हैं बाय सर। ठीक है जी, और इसको हम लेके जाएंगे पीडीएफ में, सेशन होगी डेस्कटॉप। ठीक है जी, अब आपका कोई सवाल है तो आप मुझे बताएं। स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करते हैं। आपका कोई सवाल है तो मुझे बताएं। अच्छा जी, मतलब क्या है, एक सेकंड में मैं सवाल पढ़ लूं। हैकिंग वीडियो, हाँ नॉन काइनेटिक आएगा फातिमा। हैकिंग और वीडियो लीक करना नॉन काइनेटिक है, बिल्कुल सही कर रही हैं। बिल्कुल तसव्वुर आप जो कह रही हैं वो भी सही है, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। एस का मतलब सोशलिज्म यानी कम्युनिज्म को प्रेफर करते हैं। मतलब आइसोलेट मतलब किसी को अलहदा कर देना। आइसोलेशन क्या होती है, तन्हाई, किसी को अलहदा करना। इल्हाम खान आपकी बात मैंने समझा। और सवाल करें, कुछ समझ नहीं आया था। सवाल पूछो भाई बच्चों। क्लियर है सर। ओके लेट्स कॉल इट अ डे। आप अपना ख्याल रखें फिर। आप लोग सवाल ही बड़ा सर, आई डू हैव जर्नलिज्म टू। हाँ फैजान यार, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ओके सोनिया, थैंक यू फॉर दैट। यार करंट अफेयर में जब कोई सवाल आता है ना, उसे आपने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे रखना है, और अगर कोई पाक अफेयर में सवाल आता है उसे आपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव पे और पाकिस्तान की हिस्ट्री से उसे कहीं ना कहीं रिलेट करना है। ठीक है, मतलब हाइब्रिड वॉरफेयर को आप रिलेट करोगे कि 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर हुई, जिसमें इंडिया ने मुफ्ती बानी को प्रॉक्सी वॉर के यूज करके बांग्लादेश को हमसे अलहदा कराया। ठीक है, पाकिस्तान एक्सप्लॉइट हुआ प्रॉक्सी वॉरफेयर में, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, तालिबान ने। तो उसमें आप लिंक करोगे पाकिस्तान के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। लेकिन वो सवाल करंट अफेयर में आएगा तो आप उसे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखोगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर दुनिया में और कहाँ यूज हो रही है। लाइक लेबनान में हो रही है, लाइक यमन में हो रही है, लाइक क्रीमिया में हो रही है। तो ये एक डिफरेंस है। यार वे फॉरवर्ड अहमद, अगर कोई प्रॉब्लम दी गई है ना उसका फिर आप सोल्यूशन बता सकते हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम भी नहीं पूछी तो उसका फिर सोल्यूशन नहीं बताना। यूक्रेन वॉर, हाँ यूक्रेन वॉर भी इसी की एग्जांपल है। महरीन आप बड़ी खामोश हैं, कुछ नहीं पूछ रही। अफनान आप भी, सबा सलीम आप भी, और नरवाल खान आप भी, इकरा उमर आप भी खामोश हैं। चलें ठीक है, आप अपना ख्याल रखें फिर। इंशाल्लाह लेक्चर आपको मैं भेज दूंगा। सर सोल्यूशन पूछें, सिर्फ सोल्यूशन पूछें तो आप सिर्फ सोल्यूशन ही बताएंगे ना। यार प्रॉक्सी वॉरफेयर ये होता है कि ओके सबा सर, एवरीथिंग ओके। पेपर पैटर्न डिस्कस करें। पेपर पैटर्न तो यार सिंपल है, वो तो हमारा एक लेक्चर होता है जिसमें मैं बताता हूँ कौन सा सिलेबस है, कैसा पेपर आएगा, तो कर लेंगे। ताइवान प्रॉब्लम, वो ताइवान का टॉपिक अभी रेलिवेंट नहीं है यार। आंसर की लेंथ तकरीबन सीएसएस में 8 पेजेस और पीएमएस में 10 पेजेस। यहाँ पे सवाल था अहमद का। यार प्रॉक्सी वॉरफेयर ये होती है जिसमें आप किसी और से पैसे लेके किसी और को नुकसान पहुंचाते हो।
जिस तरह इंडिया ने अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो वो प्रॉक्सी यूज करेगा, इसको बीएलए को, बीआरए को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग लड़नी है तो पाकिस्तान को डॉलर दे के वॉर लड़ेगा, तो पाकिस्तान विल बी द प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका। नंबर यार 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, क्या हो गया? 8 पेजेस मीन 2 पेपर। हाँ यार, मतलब पेज का आगे पीछे 2 साइड्स ना, 4 पेजेस टोटल, और पेज के आगे पीछे 2 साइड्स। खान तस्मिया आपके लिए जवाब है। और कोई सवाल? चलें ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।